हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 31 से लेके लास्ट 147 तक, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा पार्ट या फिर चैप्टर नंबर 4 ओवर हो जाएगा। ठीक है, बट उसके पहले है ना, कुछ बच्चों के मैसेज मेरे को पर्सनली आए थे कि सर जो आपके लास्ट 2 वीडियो हैं उनमें लास्ट में जाते जाते पता नहीं क्या हो रहा है कि पूरा पूरा वीडियो वाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप उस वीडियो का सिर्फ ऑडियो सुन लीजिए। बाकी आप ऐसे ही जब पूरा दिख रहा होगा उसमें मत जाइए, आप उसको खाली ऑडियो सुन लीजिए और ऑडियो के हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ये वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल में मैंने आपको उसमें ऑलरेडी बता चुका है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ मैंने लास्ट वीडियो को निकाल के देखा तो कुछ 118 से लेके 130 तक, इस जहाँ से लेके इतनी आर्टिकल्स के बीच में वो सब कुछ हुआ है, जो कुछ भी डीबगिंग हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है या कैमरे का कुछ इशू हुआ है, तो वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ों में हुआ है। तो आज वही देखना है। मैं फिर से एक बार ये ट्राई कर रहा हूँ कि क्या उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हुई है या फिर कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। वो जो जब कुछ होगा तो बता दूंगा, बट अभी देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या। ठीक है, तो 118 में क्या दिया है? 118 में दिया गया है कि 118 में दिया है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसेस है, जो लोकसभा राज्यसभा की जो प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंट की पावर्स है, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। अगर उनके बाहर वो लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहाँ पे कहा गया है? 118 में कहा गया है। 119 में क्या कहा है कि जो पार्लियामेंट के लॉ हैं, जो पर्सनल लॉ जो पार्लियामेंट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, वो हर मेंबर्स को मानने अनिवार्य होंगे। ठीक है, उसमें को उसको मना नहीं कर सकता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 119 के अंतर्गत। 120 में क्या कहा है कि लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इंग्लिश है और हिंदी है, 2 ही लैंग्वेज है। क्लियर। और अगर आपको इसके अलावा भी लैंग्वेज बोलनी है तो आपको लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, इन दोनों के पास परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन ग्रांटेड करते हैं तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको वहां पे मना किया जाएगा। क्लियर। 121 में क्या कहा है? 121 में यह कहा है कि पार्लियामेंट वाले जुडिशरी मतलब जज लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, और 22 में यह कहा है कि जज लोग पार्लियामेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि पार्लियामेंट वाले कभी भी यहाँ पे कुछ अपनी पावर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और जो जुडिशरी जो जज होंगे वो भी अपनी पावर्स को पार्लियामेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों को आगे तुम अपने डिपार्टमेंट को संभालो, तुम अपने डिपार्टमेंट को संभालो, तुम्हें ना यहाँ पे दखल अंदर देने की जरूरत है ना तुम यहाँ पे कोई जाएगा। क्लियर। 123 ऑर्डिनेंस, इसको मैंने डिटेल में बताया था। कौन ला सकता है? प्रेसिडेंट ला सकता है। कौन सी सिचुएशन में? अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाती है इंडिया के अंदर तब लाया जाता है। ऑर्डिनेंस हमेशा होता है टेम्पररी, उसको 6 महीने के अंदर अगर वो पार्लियामेंट के अंदर से पास होता है तो कानून बनता है, वरना वो टेम्पररी के रूप में उसको बर्खास्त किया जाता है। और ये हमेशा आता है कहाँ पे? सेशन के बीच में लाया जाता है। हमेशा जब सेशंस बंद होते हैं तब लाया जाता है। क्लियर। अब आ जाए 124 के ऊपर। इसमें क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी राइट नाउ 33 + 1 34 जज है, मतलब टोटल यहाँ पे 33 जज और ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। इनकी सैलरी कहाँ पे मिलती है? तो 125 में इनको सैलरी दी जाती है। 126 में क्या कहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनकी जगह पे कोई भी एक ऐसा इंसान 33 में से, किस में से? इन 33 में से 5 सीनियर जज होंगे, वो शुरू करेंगे कॉलेजियम सिस्टम, और उन कॉलेजियम सिस्टम में से किसी एक इंसान को एज ए टेम्पररी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। जब तक ये इंसान नहीं है तब तक। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उसकी गैर हाजिरी में अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे 126 नंबर आर्टिकल का यूज करके कोई भी एक टेम्पररी इंसान को वहां पे बिठाया जाएगा। क्लियर। 127 में क्या कहा है कि एडहॉक। एडहॉक एक ऐसा टर्म होता है जिसमें ये 33 लोग हैं ना, जो बाकी के 33 इंसान हैं, जो अगर ये अवेलेबल ना हो तो क्या करेंगे? अगर ये लोग अवेलेबल ना हो तो हम लोग हाई कोर्ट्स, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होंगे, उनके पास से जाके हम लोग जज लेके आएंगे। ठीक है, और उन जज को बोलेंगे कि आप लोग टेम्पररी बेस के ऊपर यहाँ पे 33 लोगों की पैनल को फुल आउट करो, उनको भरा जाए। ठीक है, अगर वो लोग भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में हाई कोर्ट हमेशा मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी इतने सारे केसेस वगैरह पेंडिंग में पड़े होते हैं, तो वो लोग भी मोस्ट ऑफ मना कर देते हैं। अगर मना कर दे किसी सेंस में, सपोज कि अगर कभी किसी ने मांग लिया, कभी किसी ने मना कर दिया और 33 लोगों की पैनल फुल नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? तो 128 में कह दिया कि रिटायर्ड जज को उठा के लेके आ जाओ। किसको लेके आओ? जो रिटायर्ड जज वो नवरे बैठे होंगे उनको लेके आ जाओ। उनको लेके आके कुछ भी करके 33 की पैनल्स को फुल आउट करो। क्लियर। यहाँ पे उनको फुल आउट किया जाता है इस तरह से।
अब आते हैं 129 के ऊपर। 129 में क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय सुनाएगी वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट जब वो कोई निर्णय सुना देगी तो वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक रिकॉर्ड रूप में वो साबित हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन लोगों को ऑटोमेटिकली इस चीज़ को लेके ही कर देना है। सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, मतलब रेप केस हुआ था, जो कुछ भी हुआ था उस टाइम पे, उस रेप केस के अंदर जो कुछ भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और मर्डर की सजा सुनाई गई थी, तो उसमें आप उस चीज़ को लेकर आप प्रिफर कर सकते हो कि अगर वो चीज़ सेम चीज़ अगर किसी छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकते हो कि भाई 2012 में ये सेम केस हुआ था तो उसी में जो सजा दी गई थी वही सेम सजा हम यहाँ पे सुना सकते हैं। तो क्लियर हो गया, उसे हम कहेंगे रिकॉर्ड रूम या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर 130 में क्या कहा है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट अभी कहाँ पे है, दिल्ली में, और उसे शिफ्ट करके जाना हो ना, अगर उसको शिफ्ट करके हमें ले जाना हो कम से कम केरला, या फिर इसको चाहते हो कि भाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक है, जहाँ पे कहाँ पे है, दिल्ली में, और अगर सपोज कि किसी केरला वाले इंसान को कोई सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई केस ले जाना है तो, और अगर वो वहाँ ले जाता है तो केरला बहुत नीचे है, दिल्ली बहुत ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत दिन लग जाएंगे, उसका खर्चा आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को हैंड रिटन लिख के देगा ना, HR मतलब हैंड रिटन, तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे केरला के अंदर एक ब्रांच अलग से खोलनी चाहिए। क्लियर, ये आपका वो आर्टिकल्स हैं 118 से लेके 130 तक, वो आर्टिकल्स है जो हम लोग ने, तुम लोग की कंप्लेन होने के कारण या फिर कह सकते हो कि कुछ हो चुका था कैमरे में कि दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको डिटेल में तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं इनको, तो मैंने आपको इनका ओवरव्यू बता दिया है कि भाई ये चीज़ें, मोस्ट ऑफ चीज़ें उसमें दी गई हैं। अगर आपको उसमें सुनना समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आर्टिकल्स को लिख लो एक बार कहीं पे भी, 118 से लेके 130 तक आर्टिकल लिख लो किसी पेपर के ऊपर, और उन पेपर के ऊपर सिर्फ क्या करो, कैमरे को या कैमरा छोड़ो, मेरे वीडियो को ऑन करो और एयरफोन डाल के सिर्फ सुन लो एक बार, आपको सारी की सारी आर्टिकल्स को डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 131 से, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, और आज ही के दिन हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा और हम लोग कल शुरू कर देंगे अपना चैप्टर नंबर 5, जो किसके ऊपर होगा, CAG, कंट्रोल एडिटर जनरल, और उसी के बाद अपना 147, 148 से लेके कुछ 151 तक, मतलब कुछ 4-5 आर्टिकल्स होंगी और आपका पार्ट नंबर 5 खत्म हो जाएगा। कौन सा, पार्ट नंबर 5 खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्लियर, तो अब देखते हैं कि 31 में क्या कहा है। 31 में क्या कहा है कि ओरिजिनल जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ केसेस ऐसे होंगे जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे और कहीं आपको उनको ले जाने की परमिशन नहीं दी गई है, उनको सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में लेके ही आओगे, कंपलसरी। कौन कौन से केस होंगे, स्टेट वर्सेस स्टेट, अगर 2 स्टेट, गुजरात वर्सेस मध्य प्रदेश का, या फिर कोई बवाल हो जाती है, कुछ फाइटिंग वगैरह हो जाती है किसी रीजन को लेके, तो वो इसमें आएंगे। फिर आएगा स्टेट वर्सेस सेंट्रल, मतलब गुजरात के वर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भी हमारे PM मोदी बैठते हैं या प्रेसिडेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहते हैं, ये होगी स्टेट गवर्नमेंट, ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, तो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। या फिर अब ग्रुप बन जाए, आपके ग्रुप बन जाए, मतलब ग्रुप बन जाए इन द सेंस कि किस तरीके से बन जाएंगे कि अगर गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिक्स हो जाए और इनके सामने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट मिक्स हो जाए तो दोनों अलग अलग ग्रुप बन गए दोनों के। क्लियर, उस तरीके से वो केस में क्या होगा, वो केस में भी आप जाओगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक और रीजन है, रिवर मुद्दा होगा ना, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आएगा कि अगर एक स्टेट के पास से नदी जा रही है और अगर दूसरा स्टेट वहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे गुजरात है, यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है, यहाँ से नदी जा रही है, मध्य प्रदेश वाले सोचे कि हमको यहाँ से ये रिवर को वापस मोड़ के वापस हमारे राज्य के अंदर वापस करना है, तो वो कर सकते हैं। बट हम लोग केस भी कर सकते हैं कि भाई अब कुदरती वो चीज़ आ रही है, उसको आने दो, क्योंकि हमारी भी उस नदी के ऊपर जीवनचर्या चालू है, तो वो लोग केस ऑटोमेटिक हार जाएंगे और हमारे पक्ष में मुकदमा आ जाएगा। क्लियर, ये आपका दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की कुछ अलग पावर्स जो कंपलसरी हैं कि जिन्हें
आप मानोगे और इनको आप हमेशा इन केसों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लेके जा सकते हो। क्लियर। अब आ जाओ 132 के अंदर। 132 के क्या क्या हुआ देखो, 132, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39 तक चल लो। चलो ठीक है, यहाँ तक जो आर्टिकल्स है ना वो आपकी सेम टू सेम होगी। इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती है कई बार और कई बार नहीं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि 143 से 144 तक मैंने 140 तक में लिखा हुआ है, 144 से लेके 146 तक मैंने आर्टिकल्स को लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो आर्टिकल्स पूछी जाती नहीं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो वो उन आर्टिकल से आज तक कोई क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है ऐसा कि आर्टिकल नंबर 147 में क्या दिया हुआ था या आर्टिकल नंबर 144 में क्या दिया हुआ, आपको वो कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वही बनते हैं मोस्ट ऑफली, बाकी कुछ बनता नहीं आखिर। ठीक है, तो 132 में क्या दिया है कि आप अपील कर सकते हो। अपील किस तरीके से की जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर। बट इनमें एक चीज है, वो चीज क्या पता है? एमेड या अथॉरिटी या अपील। ठीक है, ये तीन चीजें किस तरीके से काम करती हैं कि सपोज इट किसी भी रीजन के कारण, कोई भी ऐसा रीजन गिन लो, XYZ कोई भी रीजन गिन लो, उन रीजन के कारण आपका केस अगर चल रहा है सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और आप चाहते हो कि मेरा जो मुकदमा आया है वो क्लियरली आउटेड नहीं है, मतलब मेरे को उस पर विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ये मुकदमा मैं हार सकता ही नहीं हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो रिजल्ट सुनाया है वो गलत सुनाया है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? हाई कोर्ट जाऊँगा। बट उसके पहले एक चीज़ है, उसके पहले एक चीज़ क्या है पता है कि भाई मेरा केस लिटरली क्या हाई कोर्ट में जाने लायक केस है भी? तो वो हाँ, क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है ना एज ए माई केस, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट तक भी डायरेक्ट जा सकता हूं, बट मुझे हाई कोर्ट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई केस को नहीं लेती है तो फिर मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता हूं। क्लियर। यहाँ पे ये उनका प्रोसेस होता है। अब आ जाओ 133 के अंदर और 134 दोनों सेम टू सेम है। क्या है कि किन किन केसों में किस तरीके से स्पेशल जोगवाई होगी। पहला आता है आपका सिविल केसेस, दूसरा आता है आपका सेशन केसेस जिसे हम कह सकते हैं फौजदारी केस। क्या कह सकते हैं? फौजदारी केस। और ये आपका हो सकता है मोस्ट ऑफली मनी केसेस या प्रॉपर्टी केस हो सकते हैं। ठीक है, और फौजदारी केस कौन से होते हैं? जिसके अंदर हाईली सजाओं का प्रावधान दिया होता है, जिसके अंदर आपका मर्डर, रेप, बलात्कार, एसिड फेंकना, वो फेंकना, हर वो चीज़ आपकी 134 के अंदर आती है। और ये सभी किसमें आएंगे? आपके मोस्ट ऑफ चीज़ें इस तरीके से चलती होंगी। इन चीज़ों में आप अपील कर सकते हो, फटाफट आपके केस को सुनाई की जा सकती है। 135 में क्या दिया हुआ है? फेडरल कोर्ट के बारे में बात की। इतना कुछ किसी ने पूछा नहीं। यहाँ पर 2017-18 की भर्ती में ये पूछा था कि कौन सी आर्टिकल के अंदर फेडरल कोर्ट का जिक्र किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि 135 में किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल उसने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, 36 में क्या है? 36 में कहा गया कि स्पेशल अपील्स के बारे में बातचीत की जा सकती है। मतलब जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दी है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे भी नहीं दी है, उनके बारे में बात आप कहाँ करेंगे? 136 में बात करेंगे, स्पेशल अपील्स में। क्लियर। 137 में क्या दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जज को, मतलब खुद के दिए जजमेंट को चेंज कर सकती है। क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। क्लियर। अगर मैं आपको बताऊं कि निर्भया केस का 2012 में जो मुकदमा आया था उसमें हमने 3 से 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। क्लियर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट आप ये चाहे कि नहीं आप फांसी की सजा नहीं, उनको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मार डालो, जिस दिन उनका प्रूफ हो जाए उस दिन मार डालो, तो वो चेंज वो कर सकते हैं, वो उनके लिए राइट है। वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत कर सकते हैं। अब आते हैं कि आर्टिकल नंबर 138 क्या कि अगर जो चीज़ इसमें चेंजेस किए ना वही चेंज इनमें कंपलसरी है कि इनलार्जमेंट करना कंपलसरी है। इन्फोर्स करो या फिर इनलार्जमेंट करो, कुछ भी करो, बट वो कंपलसरी है कि आपको उन्हें करवाने ही पड़ेंगे क्लियरली। ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 139 मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था वो रीट्स के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 में रीट्स दी हुई, याद है? ओके। ये रीट्स का प्रावधान होता है, क्या होता है कि इसके अंतर्गत आप अपने किसी भी चीज़ का भंग होने के कारण आप अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपका मूलभूत अधिकार का अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन करता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 को लेकर राइट कर सकते हो, रीट ला सकते हो। हैबियस कॉर्पस मैंने समझाया था ना, वो सारी रीट्स आप ला सकते हो। और अगर उनके अलावा कोई चीज़ें हैं तो किस में आएंगी? 139 के अंदर आएंगी।
क्लियर। अब 140 में आ जाओ। 140 में क्या दिया हुआ पता है, 140 और 141, 142 बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ पता है कि जो उनकी एक्चुअल्स पावर है, जो उनकी मेन पावर है, वो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेंगी, ठीक है। उनमें कोई प्रावधान या उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज़ कि 141 में क्या कहा है कि लॉ डिक्लेरेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को अगर इंप्लीमेंट करने का एक बार बोल दिया है तो वो कंपलसरी उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया, ये अंतर्गत से उनके ऊपर कोई भी सजा चल सकती है। किस तरीके से, अगर सुप्रीम कोर्ट कल उठ के कह दे कि भाई पूरे इंडिया के अंदर कल इमरजेंसी है, किसी ऐसा कोई लॉ लगा दे कि जो इंडिया को एक्सेप्टेबल ना हो, सपोज कि मास्क पहनना है, ठीक है, अभी मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है और कल उठ के बोल दे कि मास्क आपको 3 मास्क कंपलसरी पहनने, अगर नहीं पहने तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो वो एक बार लॉ उन्होंने बना दिया, मतलब काम खत्म। उन्हें इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ लॉ सीधा जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से निकला हुआ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मतलब इंडिया की पूरे इंडिया के अंदर वो लोग इन्फोर्स कर देंगे फटाफट। क्लियर। अब आ जाओ 144 में, 144, 134, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा है, 143 एक वो आर्टिकल है जो मोस्ट ऑफ आपके केसेस में पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ केसेस पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज दी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा मतलब अपनी सुझाव दे सकता है। तो किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। बट इसमें एक चीज है, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं, सुन लो कि प्रेसिडेंट अगर सुझाव मांगे तो CJI देने के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अगर प्रेसिडेंट कोई सुझाव मांगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको वो सुझाव देने के लिए बांधित नहीं है, ठीक है। उनको देना है नहीं देना वो उनका पर्सनल व्यू होगा। अगर वो नहीं दिए जाते हैं तो नहीं देंगे, ठीक है। और अगर वही चीज CJI में भी है, क्या चीज है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट कोई चीज मांगता है और अगर ये कोई सजेशन देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो भी मानने के लिए प्रेसिडेंट बाधित नहीं है। मतलब दोनों का मान रखा गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों पद बहुत बड़े बड़े हैं। ये देश का राजा कहलाता है और ये कानूनी राजा कहलाता है। क्या है, ये देश का राजा और ये कानूनी राजा, दोनों राजा सेम है, ठीक है। इसलिए दोनों का मान रहा है, इसलिए दोनों के लिए अच्छे से उनको साचवने के लिए, मतलब कह सकते हो उनको दोनों की इज्जत बनी रहे ना, ऐसा वो चीज़ में कर दिया गया। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 141 से 144 से लेकर 147 तक। ये वो मोस्ट ऑफ आर्टिकल्स जिसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट की वो बातें की गई हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये समझ लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसी आर्टिकल्स को स्पेसिफिक रूप में दिखाया गया और कुछ नहीं किया गया। मतलब 144 से लेकर 147 तक कुछ नहीं है। एक आपका आता है PIL, ठीक है। ये जो PIL होता है ना, ये मोस्ट ऑफ वो चीज़ें होती हैं कि अगर किसी चीज़ मतलब पब्लिकली कोई भी इंसान आके पब्लिकली उस चीज़ को उठाता है ना, वो दाखिल कर सकता है PIL, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक के मुद्दे कोई भी एक इंसान अपने पर्सनल से लाकर रख सकता है। सपोज कि मेरे घर के आगे अगर बहुत कूड़ा डाल रहे हैं या फिर मेरे घर के आगे उस टाइम पे कूड़ा लेने के लिए कोई इंसान आता है कि जब पूरी गली या फिर उस टाइम पे पूरी गली के सारे 255 लोग या कह लो कि 500 लोग मेरे इस गली से उसी टाइम पे निकलते हैं और उसी टाइम पे उस कूड़े वाले को लेने का टाइमिंग है, तो मैं PIL ला के ये कह सकता हूँ कि भाई उस टाइम से पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उस टाइम को चेंज किया जाए, तो तब मैं डाल सकता हूँ PIL, ठीक है। वही सेम केसेस में आ सकते हैं हर जगह PIL आपका मर्डर केस, रेप वगैरह उसमें अलग से आ जाती है, ठीक है। कहीं पे PIL में कोई रेप वहीं आ जाता है ना, कहीं पे रेप हुआ हो और किसी ऐसे एरिया में रेप हो गया हो कि कोई भी दमदार इंसान ना हो, किसी की सबकी फट रही हो उस टाइम पे कि साला यहाँ पे जाएंगे तो आपको मार डालेगा या फिर वो करेगा, हमने केस लड़ा तो कोई भी इंसान आ सकता है PIL दाखिल कर सकता है, जिसके अंदर उस इंसान का कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट। अब हम शुरू करने वाले हैं कल इसका चैप्टर नंबर 5 जो कि लास्ट होगा, कंट्रोल एडिटर जनरल। सो एक्चुअली आपको 2 वीडियोस में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ 2 वीडियोस में, जो 118 से लेके तकरीबन 130 तक वीडियोस जो हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर उनका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि आप एक पेपर में सारे आर्टिकल्स को लिख लो, जो मैं समझा रहा हूँ उन्हें सिर्फ सुन लो, तो भी आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे समझ में आ जाएंगे।
क्लियर? और अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उनके बारे में फिर से एक डिटेल में वीडियो पूरा का पूरा 118 से लेकर 130 तक फिर से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।